अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट टू बी नोटेड। आज हमने सोचा एक डिस्कशन रखते हैं बेस्ड ऑन द ऑन गोइंग इकोनॉमिक टर्बुलेंस जो हो रही है, स्पेशली आफ्टर यूएस अनाउंसिंग देयर टैरिफ्स। उसके बाद द होल ग्लोबल मार्केट गोइंग इन केओस, स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो ही रही हैं, कमोडिटी मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट आ गया है, फिर उसमें के बाद में पॉजेज भी आ गए हैं। सो गॉड नोज इसका क्या होना है। तो उस पर हम सीखने के लिए और गाइडेंस हासिल करने के लिए हमने इन्वाइट किया है पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंस इकोनॉमिस्ट and a financial expert, and by the way, not just in when it comes to capital markets but also real estate and money markets and all other asset classes. उनका नाम है मिस्टर शकील अनवर कमाल साहब। तो आइए चलते हैं उनके पास और उनसे सीखते भी हैं और आप लोगों का तारुफ भी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच ताहिर। हम लोग तो आपके हैं ही, बहुत पुराने स्टूडेंट्स, आपसे सीखते रहे हैं। तो हम आप जानना चाहेंगे और ऑडियंस को भी ये बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी के बारे में। ठीक है, सो इफ़ यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ऑडियंस। मोस्ट ऑफ द पीपल नोज मी, मुझे तो जानते हैं सब लोग ज़्यादातर कि मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से गुज़िश्ता 25-26 साल से ज़ायद वक्त हो गया है वाबस्ता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आई हैव बीन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स मैंने काम किया है। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मेरा ताल्लुक़ खालिसतन कराची से है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स किया था इकनॉमिक्स के अंदर, और उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ कैपिटल मार्केट्स के अंदर काम करता रहा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में मैंने काम किया इनिशियली। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के उस वक्त जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज थी ये 1994 में मैंने आई ज्वाइंट कराची स्टॉक एक्सचेंज एट दैट टाइम। और उस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा चेंज, एक सिनेरियो हो रहा था, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही थी, आपके प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक नई लहर आ रही थी, बाहर से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आने की बातें हो रही थी। पॉलिटिकली थोड़ा सा पाकिस्तान जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के अंदर भी था। तो उस वक्त कैपिटल मार्केट्स जो है वो एक नई शक्ल में इख्तियार करने के लिए तैयार हो रही थी। एट दैट टाइम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, हेयर इन पाकिस्तान नया ब्लड चाहिए था। नए MBAs, मास्टर्स और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो थे वो ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर। और आज माशाल्लाह उस वक्त के जो लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़ी टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन बहरहाल अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैंने ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से ही जो कुछ सीखा या दुनिया की मार्केटों को समझ करके जाना, उसके बाद अब ये तजुर्बा गुज़िश्ता 7-8 साल से पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाता हूँ MBAs को और अंडर ग्रेड्स को। और मेरे सब्जेक्ट्स खालिसतन फाइनेंशियल मार्केट से रेलेवेंट हैं। कैपिटल मार्केट्स पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान पढ़ाता हूँ, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करता हूँ, और दुनिया की मार्केटों पे नज़र भी रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो छोटा मोटा वाला जो आपका वर्ड है उसको बस हम यहाँ एडिट कर देंगे। अपनी टीम से कहूँ, जो हमें पता है वो छोटा मोटा नहीं है। जितना आपका कंट्रीब्यूशन है इन द इकोनॉमी वो ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट वैल्यूएबल, उसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। सो सर, अब हम जानना चाहेंगे आपके इस एक्सपीरियंस की नज़र में दिस होल फिनोमिनन which has been happening over the last couple of weeks, 2 अप्रैल से 1 अप्रैल की जगह इस दफ़ा में 2 अप्रैल को अप्रैल फूल्स मना दिया गया। तो उसके बाद से जो वो अनाउंसमेंट आई है, टैरिफ्स 90+ कंट्रीज़ में लग गए। एक दो तो मुल्क ऐसे हैं जिनमें इंसान भी नहीं रहते, कोई मैकडोनल्ड्स आइलैंड वगैरह हैं। खैर, लीविंग दैट पार्ट असाइड, सो ये जो टैरिफ्स लगे उसके बाद आपने रिटेलिएशन भी देखा। जाहिर है वो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़ की तरफ से ही आया। छोटी इकोनॉमीज तो खुद बेचारी परेशान है और निगोशिएट करने जा रही हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ऑल हैपनिंग एंड डेवलपिंग दिस स्टोरी विच इज़ डेवलपिंग, ये कहाँ जाके एंड होगी? अभी ठीक है, उन्होंने पॉज ले लिया है ट्रम्प साहब ने, बट अगेन कुछ सर्टन नहीं, वो भी 90 डेज पॉज है। एंड चाइना के साथ तो 100+ % पर टैरिफ चले गए। ठीक है, तो उस पर हम आपको व्यू जानना चाहेंगे, वेयर विल इट एंड और इसका इवेंचुअली होना क्या है? ताहिर, बात जो है ना वो फाइनेंशियल मार्केट्स की हो रही है, बात टैरिफ्स की हो रही है, लेकिन वो एक उर्दू का एक बड़ा अच्छा सा शेर है। वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो शायद ये चीज़ें पनप रही थी। पॉलिटिकल डिसीजन ट्रम्प के आने के बाद दुनिया के अंदर इतने एग्रेसिवली लिए गए हैं विच इज़ अनबिलीवेबल, और उसको हम एहसास भी नहीं कर सकते थे कि ये इस तरह के, और शायद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के भी वहमो गुमान में नहीं था कि मार्केटें इस तरह से रिएक्ट करेंगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही जारहाना
और इंतहाई एक कहता हूँ कि इंतहाई कदम था कि आपने एक तिजारती जंग शुरू कर दी दुनिया के अंदर। लामहला इसके रिपरकशंस अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा, बिल्कुल दुनिया की मार्केटें शटर हो गई। यकीनन जिनके शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं है वो तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो दुनिया के जो दो बड़े जाइंट्स हैं चाइना और अमेरिका, ये आप सामने आमने सामने खड़े हो गए। उन्होंने 125% तक लगा दिया, 145% तक लगा दिया। चाइना ने भी ऑन द रेसिप्रोकेट किया और उसके सामने खड़े हो गए। वो डटे हुए हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है कि जबकि दुनिया ग्लोबली कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और हर कंट्री के आपस में तिजारती मामलात हैं, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं। बिफोर इसके मैं आपको बताऊं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे या इसके क्या इसके असरात होंगे, सही है गलत है, सादा लफ्ज़ों में पहले समझिए कि टैरिफ है क्या चीज़। हमारे यहाँ चूंकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक सी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ और आपके ऑडियंस को भी ये आसानी हो कि टैरिफ वॉर्स तो सबके लिए इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन टैरिफ होता क्या है? ये एक्चुअली एक मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से जो भी दरामदात या बरामदात करता है उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ लगाई जाती है उसे हम सादा लफ्ज़ों में टैरिफ कहते हैं या इम्पोर्ट ड्यूटी लगा कहते हैं हम। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि चाइना में मौजूद है और चाइना से अगर अमेरिका में वो चीज़ 100 रुपए की लागत की चीज़ उसके ऊपर अगर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है या टैरिफ लग रहा है तो वो अमेरिका में 110 रुपए में आके बिकेगी। ये सादा सादा इंतजाम है। और अमेरिकन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट वो जो टैरिफ लगाती है या इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है वो उसका रेवेन्यू इंजन होता है, वो उसकी कमाई होती है, वो उसकी इनकम सोर्स होती है, जिसे हम टैक्स कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं या टैरिफ कहते हैं। अब अगर उसमें टैरिफ में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा तो लामहला वो चीज एंड कंज्यूमर को महंगी मिलेगी। वो हमारे मुल्क का है, वो भी हमारे इंपोर्टर है, ठीक है, वो फॉर यूएस पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली वो महंगी हो जाएगी। अगर वो 10 से 20% कर दी जाएगी तो वो 120 रुपए की हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, क्या वो उसके लिए वायबल होगा बनाने वाले के लिए कि मैं अब इसकी प्राइसिंग कैसे करूं, मेरी कॉस्टिंग कैसे आ रही है, तो वो दोनों ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। तो ये तो थी एक सादा लफ्ज़ों में इंपोर्ट ड्यूटी किसे कहते हैं, टैरिफ किसे कहते हैं, और इसके इजाफे से मुश्किलात दोनों मुल्कों, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही है। चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड दीस डेज। कौन सी चीज है जो सुई से लेके हवाई जहाज तक वो नहीं बना रहा? टेक इंडस्ट्री की चीजें हो या आपके आम डोमेस्टिक यूज की प्रोडक्ट्स हो, हर चीज चाइना में बनती है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकती है। अगर वहां पर अमेरिका सबसे बड़ा बायर भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, अगर अमेरिका में वो चीज महंगी हो जाएगी तो अमेरिकन कंज्यूमर को सबसे बड़ी हिट पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्चुअली प्रोड्यूस ही इस वक्त चाइना में कर रहा है। हाँ, मिसाल के तौर पर एप्पल ले लीजिए, जिसकी बड़ी मिसाल है। 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल इज बीन मेड इन चाइना, वो चाइना में प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर $1000 का फर्ज कर लीजिए आज एप्पल का एक फोन है, तो इस टैरिफ के बाद 125% रेज इन टैरिफ के बाद वो $2200-2300 हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? कौन खरीदेगा अमेरिका में? सीधी सी बात है। और वो कौन प्रोड्यूस करेगा उसको? कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जब वो $2300 में $2200 में बिक ही नहीं सकेगा तो वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे? तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसके बाद आप वहां से फैक्ट्री उठा के कहां लेके जाएंगे? वो कहता है कि जी अमेरिका में बनाओ, मेक अमेरिका द ग्रेट, ग्रेट अगेन, मागा, ग्रेट अगेन, मागा। अच्छा, ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, इसका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है, याद रखिएगा। ये सब कुछ सियासी है और दुनिया में अब पॉलिटिको इकोनॉमी है, ये नहीं है। अब इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के साथ रेलेवेंट है और पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। चाहे वो कोल्ड वॉर एरा से आप चलते चले जाएं, पोस्ट कोल्ड वॉर में चले जाएं और दीगर इसमें आप दुनिया के अंदर देख लें कि मादनियात की जंग हो रही है। ट्रेडिशनल जंगें होनी भी नहीं है बड़े मुल्कों में, अब यही होनी, इकोनॉमिक वॉर्स ही हैं जो नजर आ रहा है। तो अब इसमें अमेरिका किस तरह से ये समझ रहा है कि वो चाइना को
लेट डाउन कर देगा। वो ये कहता है कि सारी फैक्ट्रियां उठा के हमारे यहाँ लगाओ, यानी कि अपने अमेरिकन को कहता है कि अपना प्रोडक्शन यहाँ बढ़ाओ ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हमारे लोगों को टैक्स कम पड़े, हमारे लोगों के ऊपर जो है ना वो बेनिफिट ज्यादा पहुंचे। ये 1930s में भी इनकी जो पार्टी है उसके लोगों का यही ख्याल था। लामहला उसकी वजह से हमने ग्रेट डिप्रेशन देखा, हमने वहां पर भी एक बहुत बड़ा रिसेशनरी पीरियड देखा और अमेरिका के अंदर नोज डाइव लिया इकोनॉमीज ने, शेयर प्राइसेस में मंदी आई और वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनका फट्टा बैठ गया। चाइना को क्या आपको वाकई लगता है प्रॉब्लम होगी? क्योंकि अभी ट्रम्प साहब ने तो अगर आप देखें यू टर्न्स देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने पॉजेस के बाद जो स्मार्टफोन्स एंड टेक रिलेटेड सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं उन पे से भी टैरिफ वेव कर दिया। तो वाकई होगा? देखो यहाँ दो बातें मैं बताऊं तुमको, एक तो चाइना को प्रॉब्लम होगी और चाइना का भी एज है, उसको भी, चाइना को भी एज है अमेरिका के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि चाइना लेट जाएगा और चाइना टफ टाइम दे रहा है तो इसका मतलब है कि दे हैव समथिंग। बात यह है कि देखो चाइना एक बहुत बड़ा वर्ल्ड प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स है उसकी पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर स्पेशली चाइना की इंडस्ट्रीज को हिट होगा। लामहला चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का खतरा होगा, चाइना को जो है ना नई मंडियां तलाश करने की जरूरत होगी, लेकिन सबसे बड़ी मंडी तो अमेरिका थी उसके लिए और अमेरिकन प्रोड्यूसर्स वहां बैठ करके प्रोड्यूस कर रहे थे, वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन जो चाइना को एज हासिल है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखो इस वक्त अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है ना वो इतनी जारहाना सोच है, उसके पीछे कुछ यकीनन मकासद भी हैं। वो अपने अमेरिका के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेट है, ये आप जानते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा बॉन्ड्स का जो बायर है वो चाइना है और अमेरिका चाइना को उस बॉन्ड्स के अगेंस्ट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंटरेस्ट पे करता है। उसको अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कम करनी है, इसीलिए वो चाहता है कि फेड के ऊपर प्रेशर पड़े समहाउ और इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि स्टॉक मार्केटें नीचे जा रही हैं और उसको मुस्तहकम करने का एक ही तरीका है, देख के भी उसने सारा किया। यस, तो बॉन्ड मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर नजर रखने की जरूरत है। और अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिका कम करता है तभी स्टॉक मार्केटों के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम या थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ सकेगी। अब बैक टू योर पॉइंट, चाइना के पास जो डॉलर बॉन्ड्स हैं ना अमेरिका के, अगर चाइना उसको सेल ऑफ करने की आवाज़ लगा दे बाजार में तो अमेरिका कहाँ से उसको पे ऑफ करेगा? ये एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो आसान नहीं है। जो एज मैंने कहा ना चाइना को क्या हासिल है, वो चाइना को बॉन्ड मार्केट्स का एज हासिल है और सेकेंडली चाइना दुनिया में इस वक्त जो है वो गोल्ड के ऊपर बहुत बात हो रही है। लामहला गोल्ड जो है $3200 से ऊपर चला गया है और चाइना हैज द बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका के पास भी गोल्ड रिजर्व्स, उसके पास गोल्ड रिजर्व, उसके पास ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। इस तरह की बेवकूफियां या इस तरह के जो स्टंट्स हैं ये दुनिया को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं और पाकिस्तान और अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो इर्ताश है, इस वक्त जो है ना परेशानी है और बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर निकल गए स्टॉक मार्केट से, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल गया क्रिप्टोज से, तो आप बताइए ना कैसे होगा? अभी आपने बताया फिर उनको लामहला यू टर्न लेना पड़ा ना। अब वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कहा टेक और जितनी भी फोन्स हैं और कंप्यूटर्स इंडस्ट्रीज हैं या टेक की इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर टैरिफ वो वेव कर देगा जो चाइना में प्रोड्यूस कर रही है। तो एक ही मुल्क के अंदर आप किस तरह से दो टैरिफ्स चलाएंगे, ये सारा एक इसकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है? कोई प्लानिंग ही ये कुछ नहीं फॉर्मूला देखा था आपने, कैसा मजाहिया फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया था। हाँ वो फॉर्मूला भी डिवाइड कर दिया है 2 से, लेकिन एक्चुअली तो 67% का इफेक्ट ही नहीं है। जो 34% आपने उसके ऊपर जो है वो लगा दिया। अच्छा, उनकी अपनी भी इस वक्त कैबिनेट के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रही है, अमेरिका के अंदर मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के जो माइंडसेट के लोग हैं जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर रखते हैं, जिनको अपनी अना जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर नजर आती है, मुझे नहीं समझ में आता जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ट्वीट्स के अंदर। कैन यू इमेजिन
अजीब मतलब है। कोई दुनिया का सरबराह मुमलिकत जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है जो मौसूफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बाद है वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा। जो ज़ेलेंस्की से उसकी मीटिंग हुई थी, आई मीन वो किस तरह की थी, वो ऑफ टॉपिक हो ये जाएगी बात। बिल्कुल रीसेंट पास्ट है हाँ ना, हाँ, वही जो गए थे। खैर दैट anyway, शोज द बिहेवियर, हाँ, एटीट्यूड यही है ना। attitude यही है। इसी पॉइंट से मुझे याद आया शकील भाई, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चाइना करंटली हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स, चाइना हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स, ठीक है, ट्रेड किंग तो है ही वो, ग्लोबली इस वक्त दे लीडिंग। उसके अलावा दे हैव व्हाट यू कॉल अमेरिकन बॉन्ड्स में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वो हैं। सो अब जो ये डिसीजन मेकिंग की गई है, आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस किया गया है, पॉलिटिकल स्टंट था या क्या फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प, तो कहीं ये वो तो मागा के चक्कर में जा रहे हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, कि कहीं वो गॉड उनके लिए ये उल्टा ना पड़ जाए। आई मीन छोटी इकोनॉमीज, छोटे मुल्क घबरा के चाइना की तरफ डाइवर्ट होना ना शुरू हो जाए। बिकॉज यू सी चाइना की एक चीज़ तो पॉजिटिव है ना, वो जंगों में नहीं कूदता, वो ट्रेड पार्टनरशिप्स बनाता है, तो सबको साथ लेके चलने वाला एलिमेंट उसका रहता है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी नहीं घुसता, किसी की हुकूमत आए ना आए किसी भी मुल्क में। सो डोंट यू थिंक ये उनको उल्टा नुकसान इस सेंस में दे सकता है जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को, क्योंकि इकोनॉमीज माइट स्टार्ट गेटिंग डाइवर्टेड टूवर्ड्स चाइना, जो कि उनके पुराने अलायंसेस भी हैं, इवन नेटो से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, तो यूरोप भी सोच सकता है यार चाइना की तरफ सॉफ्ट व्यू अच्छा, लिया जाए। ये देखो, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी, मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगाया, वॉर से अपने आप को विड्रॉ करने की आवाज लगाई, जो कि बहुत पॉपुलर नैरेटिव था कि यार चलो अमेरिका की चौधराहट से मुराद ये कि अमेरिका हर जगह पर फौज उतार देता है या इन सब चीजों से वॉर से अपने आप को समेटेगा, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्च हो रहा था, ह्यूमन लॉसेस अलग थे, उससे अमेरिका पीछे हट रहा है। ये दुनिया के लिए भी अच्छी बात है और अमेरिका के लिए भी अच्छी बात है, पॉपुलर नैरेटिव, याद रखिएगा। लेकिन बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो कहते हैं ना। इसकी वजह ये है कि जो उन्होंने एक्शन लिया ये तिजारती जंग का आगाज करके, ये बड़ा खौफनाक है। इसकी वजह ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि वो सबको नीचे गिरा देंगे या चाइना को जेर कर देंगे और दीगर कनाडा को, मैक्सिको को या यूरोपियन यूनियन को वो नीचा दिखा देंगे और अमेरिका को दोबारा वो दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बना देंगे। तो अमेरिका इस वक्त दुनिया के बगैर अधूरा है। बिल्कुल। कनाडा से वो बिजली लेता है, गैस उसके पास दुनिया से आती है, उसके बाद जितना रॉ मटेरियल उनकी इंडस्ट्रीज को चाहिए वो बाहर से आता है। इसके अलावा उनकी जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, वो चाइना में जा करके लो कॉस्ट प्रोडक्शन करती हैं, तभी वो वारे में आता है, तभी उनकी गाड़ी, तभी उनका मोबाइल फोन, तभी उनकी इक्विपमेंट्स वारे में आते हैं। वरना अमेरिका के अंदर तो वारे में नहीं आते ना, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा मुआफिक हालात भी नहीं है जो शायद दुनिया के अंदर दीगर मुल्कों के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये फैसले करने से पहले शायद उन्होंने इसको सही से कैलकुलेट नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि टैरिफ को मैंने जब इनिशियली आपको समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज़ टैरिफ, तो दुनिया में जो टैरिफ लगाए जाते हैं वो भले के लिए लगाए जाते हैं और वो स्ट्रेटेजिकली जो है ना वो लगाए जाते हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री को भी फ्लरिश किया जा सके और जो इंपोर्ट से लोकल कंजम्पशन की ज़रूरियात पूरी करनी है उसको भी पूरा किया जा सके। तो ये एक बैलेंस करना होता है, आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी ख़राब नहीं करना, हर चीज़ इम्पोर्टेड नहीं भर देनी है आपने, ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके और फिर आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर खड़े हो सके। इंपोर्ट आप टैरिफ इस तरह से लगाते हैं या ग्रेजुअली बढ़ाते हैं टैरिफ ताकि आपको लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़े। मगर जिस तरह से ये टैरिफ लगाए गए, ये तो सुबह कुछ शाम कुछ, ये तो ना समझ में आने लोकल इंडस्ट्री भी रेडी नहीं होगी। लोगों का इस वक्त जो आपने कहा ना कि छोटे ममालिक का टिल्ट कहीं और हो जाएगा, उसकी वजह यह है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर की प्राइसिंग मैकेनिज्म फेल हो गया है इस वक्त। मैं एक आइटम बनाता हूं, उसकी प्राइसिंग 100 रुपए बनती है या 10 रुपए बनती है, इस वक्त मैं उसकी प्राइसिंग बना ही नहीं सकता कि मैं क्या भाव पड़ेगी मुझे और किस भाव में बेचूंगा, ये तो बहुत दूर की बात इस वक्त समझ में नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया के अंदर कसाद बाजारी बढ़ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़ जो हैं वो डाउन हो सकती हैं और मुल्क के अंदर परेशानी होगी।
लामहला डॉलर इंडेक्स आप देख लीजिए, हम्म। कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है, डॉलर की यूरो प्राइसेस स्ट्रेंथन हो रहा है, बाकी लोग एसेट हाँ, क्लासेस में कन्वर्ट switch कर कर रहे रहे हैं, हैं, बॉन्ड्स switch की कर तरफ जा रहे हैं, गोल्ड की Gold। तरफ जा रहे हैं ऑब्वियसली। अब जो छोटे ममालिक हैं वो ट्रेड के लिए कोई और बेंचमार्क ढूंढ सकते हैं। दुनिया में ब्रिक्स बन गया, दुनिया के अंदर युआन की बातें हो रही हैं कि चाइनीज Yes, करेंसी में yes। हम ट्रेड करेंगे। प्यूटन इज दुनिया वेरी में मच इनटू इट। प्यूटन कह रहा है कि अलग स्विफ्ट का एक काउंटर पार्ट बना लो, स्विफ्ट के अगेंस्ट एक चीज बना लो। एब्सोल्युटली। तो ये सब चीजें दुनिया के अंदर एक तब्दीली की तरफ मजबूर कर देंगी, और इस तरह की जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स अबाउट इकोनॉमी जो सरबराह मुमलिकत दुनिया के अजीम तरीन मुल्क अमेरिका के अगर ये फैसले करेंगे तो लामहला लोग उसके ऊपर भरोसा आइंदा नहीं करेंगे और अपने सेकंड और थर्ड ऑप्शंस को पहले से बना के रखेंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी, मैं पाकिस्तान को लेके इसलिए आऊँगा क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए ही इसकी इकॉनमी और ये अव्वलियत रखती है। प्रॉब्लम ये हुई कि 1900 इनिशियली 70s के अंदर यक बैक हुकूमतों ने, भुट्टो साहब की हुकूमत ने प्राइवेटाइज जितने भी थे सब के सब नेशनलाइज कर दिए। ठीक है, तो उसकी वजह से जितने एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स थे पाकिस्तान के अंदर, जो यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन गए थे, जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सब के सब प्राइवेटाइज। तो अब क्या हुआ, जो सेठ था या जो एंटरप्रेन्योर था उसका तो ट्रस्ट ही हुकूमत पर ख़त्म हो गया। अब वो ट्रस्ट बहाल होते होते कितना टाइम लगेगा। और अफसोस का मकाम ये है कि उन्हीं की बेटी ने 94 में आकर के प्राइवेटाइजेशन का आगाज़ किया, और आज उनकी हुकूमतें जब भी आती हैं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशंस के सरबराहान उनके लोग रखे जाते हैं और वो बात कर रहे हैं अब प्राइवेटाइज करने के। तो उन इदारों का क्या हाल हुआ जिनको उन्होंने कौमी आया था, नेशनलाइज किया था। तो हुकूमतों के गलत फैसले कौमों को भुगतने पड़ते हैं, ये याद रखिए। तो आज डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं वो अमेरिका की कौम को भुगतने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म इसके एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, जो चाइना है या कनाडा है या मैक्सिको है या दीगर यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने जो अपना टैरिफ रेसिप्रोकली अमेरिका के ऊपर लगाया है, वो आपको पता है उन स्टेट्स पे उन्होंने ज्यादा लगाया है जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने को ज्यादा वोट दिया है, जिन लोगों ने। ओके, ठीक है, वो भी स्ट्रेटेजिकली लगाया है उन्होंने, वो समझदारी के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। उन्होंने उन स्टेट्स पे, क्योंकि उनके तो आपको पता है स्टेट्स के कवानीन अलग है और उनको ऑटोनॉमी भी है, ठीक है, तो वो अपनी जिसको कहते हैं रेवेन्यू भी जनरेट करने की आज़ादी रखते हैं और स्टेट टू स्टेट लॉज डिफर भी करते हैं उनके यहाँ। तो उन्होंने उन स्टेट्स पे ज़्यादा टैरिफ लगाया है जिन स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा वोट दिया था, ताकि वो उनको एहसास दिलाएं कि भाई तुमने क्या फैसला किया है, ये अब तुम्हारे फैसले की बदौलत ये दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो भूचाल आया वो क्यों आया? आपका सवाल ये था ना कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की क्यों इतनी गिर गई या इसकी वजह से। भाई हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट्स गिर रही हैं या वहां पर कोई रीजन है किसी वजह से मार्केटों में मंदी की या गिरावट की, तो हम कैसे महफूज रख सकते हैं? अब एक बात याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर का इनफ्लो कम है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, और गुज़िश्ता एक साल के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जो भी है वो निकल रहा है बाजार से, वो उससे निकल रहा है। वो उसकी क्या भी रीज़न है वो एक अलग टॉपिक है। इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जिन मार्केटों में होता है वहाँ ज़्यादा मंदी आई है, इसीलिए हमने ज़्यादा अपने यहाँ गिरावट नहीं देखी। एक दिन जब इंटरनेशनल मार्केट्स गिरी, क्रिप्टोज गिरी और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई तो उसका असर हमारे यहाँ हुआ और मार्केट ने 110,000 का KSE 100 इंडेक्स ने लो बनाया, लेकिन सेम डे मार्केट रिकवर हो गई और 8,500 पॉइंट से माइनस होने के बाद मार्केट तकरीबन 3.7% के करीब डाउन बंद हुई और मार्केट उसके बाद बढ़ी भी है, 1,16,000 1,17,000 तक मार्केट तकरीबन आई भी है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं बात कर रहा था आपको कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 24-25 करोड़ की है, यहाँ पर बहुत फ्रैक्शंस के अंदर इन्वेस्टर्स है, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी, पिछले एक साल के अंदर कुछ नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर आया है, बिकॉज स्टॉक मार्केट हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि गुज़िश्ता
3-4 साल पहले आप देख रहे थे कि मार्केटें कितनी ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार थी। पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल्कुल। और लास्ट 2 इयर्स के अंदर जब पाकिस्तान थोड़ा-सा स्टेबल होना शुरू किया और वो भी आईएमएफ के साथ पहला जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ $3 बिलियन का, और उसके बाद अभी रीसेंट पास्ट के अंदर पिछले साल जो $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की सांस में सांस आई। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से बहुत दूर चला गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आई थैंक्स टू द गवर्नमेंट। मैं हमेशा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ और लोग भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। गो के इस इलेक्शंस के बारे में 2024 में जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत लोगों के मुतज़ाद राय हैं, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, हुकूमतें अपना वक्त पूरा करती हैं और कोई एडवेंचर नहीं किया जाता, तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम रहेगी। इसी को रिफ्लेक्ट किया मार्केट के अंदर, और मार्केट में आपने देखा कि जब इन्फ्लेशन नंबर कंट्रोल होना शुरू हुए, 2 years बैक 38% इन्फ्लेशन, आज बिलो 6% इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड लेवल पर इन्फ्लेशन में कमी है। अब इन्फ्लेशन भी समझ नहीं पा रहे हम लोग। इन्फ्लेशन समझने की बात यह है कि गुज़िश्ता साल अगर कोई चीज 100 रुपए की थी और इस साल वो 110 रुपए की हो गई है, तो इसका मतलब है मुल्क में 10% की इन्फ्लेशन है, 10% की महंगाई की शरह है। और अगर 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो गई है तो महंगाई की शरह 5% है। तो भाई महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो गई है। अब चूंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इसकी वजह से रीसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों में 7-7.5 रुपए पर यूनिट कमी का फैसला किया है। अब ये अगर मजीद कमी होती है तो लामहला पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजीद पॉजिटिव होंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, तो हो सकता है कि आम आवाम को भी उसका फ़ायदा हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर। लास्ट 1.5 ईयर के अंदर 22% से इंटरेस्ट रेट 12% पर आ गया। मई के अंदर दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, अब उम्मीद है कि मजीद इंटरेस्ट रेट कम होगा। गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बात कर रहा है, फिर इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर सबमिट हो रही है और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फोरम्स हो रहे हैं, बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो लामहला उम्मीद तो ये की जा रही है कि पाकिस्तान के जो डेट बर्डन्स हैं उसमें बतदरीज कमी होगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में मज़ीद कमी होगी, शरह सूद में मज़ीद कमी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है। जो कंपनियां हैं वो मुनाफा कर रही हैं, उनका माल बिक रहा है। ऑटो सेल्स नंबर ही आप देख लीजिए, गाड़ी की कीमत 50-60 लाख रुपए से कम तो कोई अच्छी गाड़ी है ही नहीं मुनासिब। बड़ी बड़ी गाड़ियां 80-90 लाख रुपए की हैं, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, सब बिक रही हैं भाई। ऑटो सेल्स के नंबर पैमा के जो आ रहे हैं आपके सामने, गुज़िश्ता महीनों के भी और गुज़िश्ता सालों के भी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। फार्मा की सेल्स में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, सीमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लोकल प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, सेल्स नंबर में इजाफे के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इसी तरह जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर का है। इसमें जो सबसे मुश्किल और तकलीफ दे मरहला है पाकिस्तान के लिए वो है सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट अगर रिजॉल्व हो जाता है उसके लिए गवर्नमेंट ने 1.25 ट्रिलियन रुपीस बैंकों से कम शरह सूद पर लोन लेने का फैसला किया है 10.8% के ऊपर, जो डील लॉक हो गई है और दे हैव अनाउंस्ड, बैंक्स ने उनको क्रेडिट लाइन दे दी है। तो अगर वो पास ऑन करते हैं जो सर्कुलर डेट है, जो जिसे हम गर्दिशी कर्जा कहते हैं, वो गैस कंपनियों को देते हैं, वो रिफाइनरीज को देते हैं, वो मार्केटिंग कंपनीज को पैसा मिलता है जो कि बहुत बड़ा पैसा वाजिबुल अदा है, तो लामहला उनकी बैलेंस शीट बेहतर होगी। बिल्कुल। तो शेयर प्राइसेस को बढ़ने से कौन रोक सकता है। मैं 30 साल से आपको स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, 90s से 1990 से लेकर के 2024 तक की कहानी मैं आपको यूं करके सुनाऊंगा, आपका वक्त खत्म हो जाएगा, मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। हमने अप्स एंड डाउन्स इतनी देखी है, 9/11 देखा है, 99 के अंदर मिलिट्री कू देखा है, हमने इसके अलावा
98 में जो में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट देखा है, हाँ। फिर क्या क्या क्राइसिस नहीं देखे हैं हमने। स्टॉक मार्केट बंद हो गई है भाई 2008 के अंदर, 1 मंथ का फ्लोर लगा है। अब तो ये झटका जो अभी चंद दिन पहले पिछले हफ्ते पड़ा है, तो वो तो नए इन्वेस्टर्स के लिए नया है ना, लेकिन हमारे लिए तो नया नहीं है। तो यही बात याद रखिए कि ये मार्केटें हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगी, ये सिर्फ सीधा ग्राफ नहीं चलेगा, आपको इसमें प्रॉफिट भी होगा, आपको इसमें वक्ती तौर पर नुकसान भी होगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आप समझे कि आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से ग्रोथ स्टॉक्स हैं, कौन से डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स हैं, कौन के अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के क्या फवायद हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट के क्या फवायद हैं, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो ये तो एक एकेडमिक डिस्कशन की तरफ आप ले जाएंगे। अब एज फार एज द करंट टॉपिक इज कंसर्न, यही कुछ दुनिया के अंदर हुआ है। अब दुनिया और हमारा कंपैरिजन सुन लीजिए। इंडिया के अंदर 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 के ऊपर मार्केट है प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के ऊपर। हमारी आज भी 5 मल्टीपल के ऊपर मार्केट मिल रही है। दुनिया में अमेरिका के अंदर 20 मल्टीपल के ऊपर टेक के स्टॉक्स चले गए थे, आज भी हमारी मार्केट 5 पी के अंदर मिल रही है। ऑलराइट, तो अगर जाहिर है अब लो पी की वजह है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, इसी वजह से हमारी मार्केट के अंदर ये डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो लामाला हमारी मार्केट इससे भी ऊपर चली जाएगी और 2025 के अंदर जो 1.5 लाख पॉइंट की बातें हो रही हैं या इससे भी ज़्यादा की बातें हो रही है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट लेजिट प्लेस। आपका बैंक अकाउंट खोलने से ज़्यादा मुश्किल काम ब्रोकरेज अकाउंट है। आपको KYC जो करनी है उसमें आपको तमाम चीज़ें, मैं आपको एक बता दूं कि दुनिया जिस तरह से काम करती है डॉक्यूमेंटेड वे में, ट्रांसपेरेंट वे में, इसी तरह से पाकिस्तान में भी काम होगा, ला महाला है, मतलब इट्स गिवन। फाइलर बनना पड़ेगा अल्टीमेटली होगा। तफरीक वाज़ेह हो गई ना। हमारे यहाँ कैपिटल गेन के ऊपर 30% नॉन फाइलर का कटता है और फाइलर का 15% कटता है। दीगर प्रिविलेजेस और दीगर डिस्काउंट्स आपके सामने। अब हमें फाइलर भी बनना है, हमें बैंक अकाउंट होल्डर भी बनना है, मनी ट्रेल सबकी पता होनी चाहिए। अब रियल एस्टेट के अंदर क्या मार पड़ रही है, मनी ट्रेल पूछ रहे हैं। टैक्स का मसला नहीं है, मसला है ग्रे मनी और ब्लैक मनी जो पार्क हो रही है, अब वो नहीं होगी। क्यों? कि IMF कहता है कि पहला पैसा बताओ कहां से आए पैसे। अब बैंकिंग चैनल से पैसा। मैं तो ये कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, लैंड क्रूजर्स और हैवी वेट कार, और यहाँ रेस्टोरेंट्स में आप रश देखिए जाकर के, यहाँ अगर पाबंदी लग गई ना जिस दिन कि 1,000 रुपए से ऊपर पेट्रोल कार्ड से पे करना होगा और 1,000 रुपए से ऊपर का जो बिल है रेस्टोरेंट का वो आपको कार्ड से पे करना होगा। क्योंकि 1,000 रुपए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई मोटरसाइकिल वाला है, कोई छोटी गाड़ी वाला है, वो वक्ती तौर पर 1,000-2,000 का कैश उसको अलाउ कर दिया जाए, बाकी कैश ट्रांजैक्शन अगर ख़त्म कर दी जाए तो मनी ट्रेल सब आ जाएगी, फिर सबको लग पता जाएगा। और ये होना है और ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ हैं। हम तो नहीं चाहते कि हमारे जो काम हैं, हमारे जो हरकतें हैं वो सबके सामने आए। हम तो अपनी चीज़ों को हिडन रखना चाहते हैं, लेकिन जो पैसे दे रहा है IMF, जो हमें आपको लोन दे रहा है, उसको वो चाहता है कि आप अपनी चीज़ों को सीधा करो भाई, इंसान के बच्चे बन जाओ। दुनिया में जो महज़ब कौमें काम करती हैं, डॉक्यूमेंटेशन करती है, अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करती है, अपने लोगों को सही तरीके से काम करने की तरगीब देती है, वैसे काम करो। तो स्टॉक मार्केट का बहुत पोटेंशियल है। वक्ती तौर पर मार्केट के अंदर ये ट्रेड वॉर का इफेक्ट पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा, और इसकी वजह से मार्केटें नीचे जा सकती हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जो बार्गेन हंटिंग करेंगे, अच्छे लेवल्स के ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो बहुत अच्छा इन द लॉन्गर रन कमाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और ये जो ट्रेड वॉर का जो इस वक्त जो सिनेरियो है पूरी दुनिया के अंदर, हमें इसमें बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस।
अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस, उस पर ना सिर्फ नज़र रखनी चाहिए किस सेक्टर के अंदर क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। Sector मैंने wise इनिशियली आपको बताया था कि इस वक्त प्राइसिंग करना मुश्किल हो रही है हाँ कि हम इसका भाव क्या रखें, हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या बनेगी। तो ये बहुत मुश्किल वक्त है। अगर इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए और इन्वेस्टर को भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट फ्रेजाइल होती है बहुत ज़्यादा, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, नर्वसनेस यहाँ ज़्यादा आ जाती है। यहाँ बाइंग अगर कोई अच्छी खबर होती है तो बड़ी तेज़ी भी ज़्यादा हो जाती बिल्कुल है, ठीक। इसी तरह अगर बुरी खबर होती है तो मंदी भी ज़्यादा आती है। तो ऐसे लेवल पर अभी तो मार्केट काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है, मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट अपनी जगह छोड़ भी सकती है और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर मज़ीद भी आ सकता है। पैनिक सेलिंग हो इसके जाती लिए है। आपको तैयार रहना चाहिए और उतने ही आपको एक्सपोजर्स लेने चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी होती है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, दुनिया के अंदर जब सेलिंग प्रेशर आता है ना तो एक टर्म यूज होती है फोर्स मेजोर। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की मार्जिन कॉल्स आ जाती है, लोग मार्जिन्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, लोगों ने उधारी पे सौदे लिए हुए होते हैं, पाकिस्तान में भी उधारी पे सौदे होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। तो वो इस वक्त बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं और फिर ऐसे मौके पे शॉर्ट सेलर भी आ जाता है। हमारे यहाँ लोकल टर्म होती है भाटा मारने वाला, वो भी आ जाते हैं। तो मार्केट के अंदर आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए, आपको बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। पाकिस्तान मार्केट के अंदर नो डाउट मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, कंपनियां कमाती अच्छा है, कंपनियां नफ़ा अच्छा देती हैं, कंपनीज डिविडेंड अच्छा देती हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको लेवल्स अच्छे मिल सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा आरओआई आपका बन सकता है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंप्लीट ओवरव्यू और बहुत ही रियलिस्टिक लेवल पे आपने बताया कि कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और बाकी अल्लाह ना करे कुछ नेगेटिव हुए तो हम तो आपको तंग करेंगे, आपसे सीखते रहेंगे। हो सकता है आपको दोबारा भी हम तकलीफ दें कभी गाइडेंस के लिए, तो आई बिलीव यू वुड बी अवेलेबल टू अस। थैंक यू सो मच शकील भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम आपसे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी। चलें व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको आज की डिस्कशन फ्रूटफुल लगी हो। सो इट वाज द ग्लोबल impact of the tariffs and also on the domestic market, और उसका एक फ्यूचर आउटलुक भी हमें मिल गया, how where we see where शकील साहब sees market going. चलें, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you so much.